तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है ये ईरानियन रेवोल्यूशन, उसके बाद ईरान इराक वॉर, गल्फ वॉर और उससे रिलेटेड फिर अमेरिका का डेजर्ट स्टॉर्म, इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे हम कवर करेंगे एक एक वीडियो ला कर, यानी कि हम इन सभी वीडियोस की अलग अलग सीरीज बनाएंगे, एक एक सेक्शन अलग अलग बनेगा। तो आज का जो हमारा सेक्शन है मेनली ये ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था 1979 के अंदर, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 1979 का जो रेवोल्यूशन था वो एक ही दिन में नहीं बना था, उसके पीछे बहुत बड़ा उसका इतिहास रहा है। तो वो हिस्ट्री का सेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि ईरान में रेवोल्यूशन हुआ। ईरान में रेवोल्यूशन जो हुआ उसका अदर स्टेट में कोई कॉम्बिनेशन था क्या, अदर स्टेट में कोई रोल था, या सिर्फ और सिर्फ ईरान खुद ही अपने आप में रिस्पॉन्सिबल था? तो उसके लिए भी आपको उसके रिलेटेड थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहां पर ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा सेक्शन ईरान के नक्शे के लिए, इसके झंडे के लिए। ये यहां पर ईरान का पूरा सेक्शन है। जहां पर इनर सिटी की बात करें तो ये तेहरान इसकी सिटी है, सिटी इन द सेंस कैपिटल है, और कैपिटल है तो आप सबको पता होगा सबसे ज्यादा, पहली बात पॉपुलेशन है, यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा ईरान के इस तेहरान सेक्शन के अंदर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के बाद इकोनॉमिक के जितने भी काम होते हैं आज के दिन तेहरान के इसी तेहरान में सिटी में होते हैं। इसके बाद में ये यहां पर इसका पूरा का पूरा सेक्शन है जहां पर अलग अलग और भी सिटीज हैं काफी जो रिक्वायर्ड है, जो आपको पता होने चाहिए। अब आ जाती है बात आगे, उसे स्टार्ट करने से पहले YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें, आपके सिलेबस को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। इसी के अंदर हमारे पास में PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम, फेसबुक पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी में ही आपको यदि UPSC स्टेट PCS किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमें इन गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको गाइडेंस प्लस सारी की सारी पेनड्राइव ऑनलाइन क्लासेस का सारा सिलेबस ऑलरेडी तैयार मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज क्या है, यहां पर ईरान की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर ईरान की ज्योग्राफी को ही समझेंगे तो फर्दर जो आगे की सीरीज हैं उनमें आपको इनके रिलेशंस क्लियर नजर आते जाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ईरान तो ऑब्वियसली ये येलो कलर का ये जो भी आपको सेक्शन जो है हाईलाइटेड है, ये सारा सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। यहां पर ईरान जो है अकेला एक ऐसा कंट्री है जो आसपास के बहुत सारे देशों के साथ में किसी ना किसी तरीके से बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर ये आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा। ये पाकिस्तान वाला वो सेक्शन है जो बलूचिस्तान के अंदर है। ये तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा। यहाँ पर अजबेरिजान, अर्मेनिया के बाद यहाँ पर इराक है। इराक के साथ ईरान का बहुत लंबे समय तक युद्ध रहा था। ऑब्वियसली इसके बाद जो था 1980 से 88 तक के बीच में जो ईरान का वॉर रहा इराक के साथ में, इसमें सद्दाम का रोल, इन दोनों का हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सीरिया के बाद सऊदी अरब, UAE, ओमान, इस तरीके से ये सारा का सारा सेक्शन कवर होता है। यहाँ पर सारे के सारे देश, चाहे छोटे हों बड़े हों, सारे देश लगभग काफी सारे हैं ईरान के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं। जो रिलेशन क्रिएट करते हैं, संबंध क्रिएट करते हैं। यहां पर एक चीज जान लीजिए कि ये ईरान का ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला एक ये सेक्शन क्यों, क्योंकि यहां पर आपको दो जगह समुद्र दिखाई देगा, एक जगह समुद्र है आपका कैस्पियन सी और दूसरी तरफ समुद्र आपको दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा, पर्शियन गल्फ। यहां पर पर्शियन गल्फ है और आगे चलकर यही ओमान गल्फ बन जाता है और ये अरेबियन सी बन जाता है। अब जब ये सेक्शन है तो सबसे पहली चीज क्या है कि ईरान में संसार का सबसे ज्यादा जो लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का निकलता है। तो उसके एक्सपोर्ट के लिए उसे एक देश से दूसरे देशों में बड़े बड़े टैंकर्स में भेजने के लिए यहां पर इसके पास बहुत बड़े पोर्ट्स हैं, दो रास्ते हैं जिनके थ्रू ये पूरे के पूरे विश्व में तेल के संबंध रखता है। जब से इनके ऊपर से अलग अलग जो सैंक्शंस हटा दिए गए हैं तब से ये बहुत तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी की तरह चलता जा रहा है। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑयल और गैस दो बहुत भारी मात्रा में मिलने वाले
सोर्सेज हैं, और इसी वजह से आसपास के देश जो हैं ये भी किसी ना किसी तरीके से इन हिस्सों को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसी हिस्से पर ही किसी जमाने के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से मशहूर हुआ, वो वाला सेक्शन भी इसी कंट्रोल को देखता था, और उसको सेटअप करने का काम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही किया था। अब अगर बात करते हैं तो मैंने आसपास का सेक्शन आपको बताया कि कैसे कैसे यहां पर कंट्रोल होता है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर इसका इतिहास जानना है तो इतिहास के अंदर सबसे पहली चीज जो था, ये मुस्लिम डायनेस्टी के आधार पर एक सेक्शन रहा है जिस पर हमेशा मुस्लिम डायनेस्टी ने ही अपना रूल चलाया है। अगर कोई और सेक्शन या और कोई रिलीजियन अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करता है, या कभी भी जैसे जैसे ये कंट्री दूसरे कंट्री के वेस्टर्न कल्चर की इन्फ्लुएंस में आया, वैसे वैसे यहां पर बहुत बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं। और रेवोल्यूशन होने के बाद में पूरी की पूरी देश की इकोनॉमी लगभग कई सालों के लिए ठप हो जाती है, और फिर दोबारा से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो हमारा जो मेनली जो ईरान का रेवोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उस पर ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि अरब इस्लाम ने कन्क्वर किया था पूरा का पूरा सेक्शन, और इस्लामाइजेशन स्टार्ट हो गया था। इस्लामाइजेशन का मतलब सर्वोपरि धर्म को सबसे ज्यादा वैल्यू देना, और किसी चीज को कोई वैल्यू ना देना। बाकी जो दूसरे धर्म है उनको भी फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना अपने इस्लाम के अंदर। तो ये था इस्लामाइजेशन, जो कि लगभग 2 सेंचुरी तक चलता रहा। अब इस बीच में मुस्लिम डायनेस्टी जो थी एमर्ज होती है तुर्क्स के साथ, और तुर्क्स के साथ जब ये मंगोल्स जो है कन्क्वर करते हैं इस रीजन को, तो रीजन को कन्क्वर करने के बाद में 2 जो सेक्शंस हैं मिलते हैं, और सफाविद नाम की जो ये आपको दिख रहा होगा, सफाविद नाम की डायनेस्टी स्टार्ट होती है। 15वीं शताब्दी से सफाविद्स जो है शुरू होते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, इनका इतिहास जो रहा सबसे लंबा रहा। 1501 से लेकर 1736 तक का इनका इतिहास रहा है। इन्होंने जब पूरे के पूरे ईरान पर कंट्रोल किया तो इन्होंने पूरे ईरान को यूनिफाइड ईरान स्टेट बना दिया, और पूरे ईरान को नेशनल आइडेंटिटी देने की कोशिश करी। जितना भी आर्किटेक्चरल, जितना भी डेवलपमेंट है ईरान के अंदर, वो सब का सब सफाविद्स की वजह से है, सफाविद्स की वजह से है। और इसके अंदर सारे की सारी डेवलपमेंट, सारी की सारी सेक्शंस इसी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हुई थी। अब जो कंट्री का जो कन्वर्जन था वो शिया इस्लाम की तरफ बढ़ता जा रहा था, और यही एक टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम हिस्ट्री के लिए। यानी कि यहां पर भी मुस्लिम में भी पहले इस्लाम था, इस्लाम में भी शिया सुन्नी होते हैं, और भी कई छोटे सेक्शंस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आने लगी, जब एक बड़ा सेक्शन छोटे सेक्शन को एक ही धर्म का होने के बाद भी एक दूसरे के अधिकारों का हनन करने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली दबाव की वजह से रेवोल्यूशन या बदलाव आते हैं। तो ये था हमारा सफाविद्स डायनेस्टी, जो 1501 से 1736 तक बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस लेकर आए। अब 1736 के बाद समय बदलने से पहले यहां पर हमारा एक पॉइंट रह गया था, स्ट्रेट ऑफ हर्मुस। ये जो स्टेट ऑफ हर्मुस है, ये पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हर्मुस जो ईरान के लिए एक तरीके से बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये असल में पहले इस पॉइंट को समझो, ये है स्ट्रेट ऑफ हर्मुस। इसकी पूरी की पूरी जो चौड़ाई है 21 मील, यानी लगभग 52 से 55 किलोमीटर तक की है। 52 से 55 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे ईरान के कंट्रोल में है। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो ईरान क्या करता है, किसी भी कंट्री के साथ जो ये ऑयल वाली डीलिंग्स है इसको बैन कर देता है। ऑयल वाली डीलिंग्स को बैन कर देता है, और सबके लिए बैन करता है, एक देश के लिए बैन नहीं करता। और अपोज में जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं ये किसी भी तरीके से इसका विद्रोह नहीं कर सकते। अब ऐसे ही परिस्थिति के अंदर अगर झगड़ा हुआ तो ईरान के साथ, जैसे इराक का झगड़ा हुआ तो क्या किया, इसी जगह को बंद कर दिया कि तुम निकाल के दिखाओ तेल, कहां से निकालोगे, यहां से निकलते ही ये प्रॉब्लम कर देगा। अब ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुस ऐसा है जहां पर 15 से 16 वॉरशिप जो है
पूरी की पूरी कंट्री की नेवी को कंट्रोल कर सकते हैं, मात्र 15 से 16 वॉरशिप्स। तो जब 15 से 16 वॉरशिप पूरी कंट्री की नेवी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहां पर जो ऑयल का ये बैन लगा देता है, उससे भी देशों को दिक्कत आती है। यही दिक्कतें काफी लंबे समय तक जब इस पर बैन लगे थे और इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से यूएन ने जो बैन लगाए थे इन पर, उसमें भी काफी दिक्कतें आई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ये पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच की जगह है। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक चौक पॉइंट है। चौक पॉइंट का मतलब ये कि स्ट्रेटेजिकली कभी भी चौक कर देता है। अगर किसी भी कंट्री से रिलेशन खराब होते हैं तो ये इसी सेक्शन को चॉक कर देता है, क्योंकि इस समय में लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस का लगभग 25% जो पूरे संसार का कंजम्पशन है वो ईरान के पास है। अब ईरान के पास अगर इतना बड़ा कंजम्पशन है तो जाहिर सी बात है लोकेशन इसके पास जबरदस्त है, ट्रेड भी अपनी कंडीशंस पर करेगा, और ट्रेड अगर अपनी कंडीशंस पर करेगा तो जाहिर सी बात है बाकी कंट्रीज को भी इसकी बातों को सीरियसली लेना पड़ेगा। खैर, ये तो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन था, और हमने बताया कि स्ट्रेट ऑफ जो सफाविद डायनेस्टी है, सफाविद डायनेस्टी का रूल बताया जिसके अंदर इस्लामाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। इस्लामाइजेशन स्टार्ट होने की वजह से काफी ज्यादा बदलाव आने लग गए थे। अब इस्लामाइजेशन के बाद में अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारे पास कज़ार डायनेस्टी। कज़ार डायनेस्टी जो आती है ये 1790 से 1921 के बीच में आती है। हालांकि 1736 यानी कि जब सफाविद डायनेस्टी समाप्त होती है और 1785 यानी 1785 बीच के 50 साल तक कोई कनेक्शन नहीं होता। अब इस 1790 से 1921 के बीच के अंदर क्या होता है, अब ईरान की जो रूल की थी, यहां पर अब तक ईरान में ऑयल के बारे में पता नहीं चला होता है। ऑयल के बारे में पता नहीं चला होता है, और जो ईरान की परिस्थिति थी ज़्यादा अच्छी उस समय में नहीं थी। ब्रिटिश ने ज़्यादातर जो वर्ल्ड वॉर के बाद में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके बाद में, ब्रिटिश और जो यूएसएसआर था दोनों के दोनों ईरान पर कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसमें आपका एक ऑटोमन ट्रूप था, ऑटोमन राजा था या ऑटोमन ग्रुप डायनेस्टी था। उसके अंदर क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑटोमन, जिसके पास आसपास के लगभग कई देशों का कंट्रोल था, वो जीता हुआ सेक्शन था, तो ऑटोमन की हार के बाद में जब ऑटोमन हार हुई तो यूएसएसआर और ब्रिटेन दोनों, याद रखिएगा, यूएसएसआर और ब्रिटेन दोनों के दोनों ईरान को कंट्रोल करना चाहते थे। ईरान को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम्स की वजह से ईरान पर ब्रिटेन का कंट्रोल हो जाता है। जब ब्रिटेन का कंट्रोल होता है, उस कंट्रोल के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में ऑयल और गैस के रिसोर्सेज का ब्रिटेन को पता चल चुका होता है। अब एक तरफ ब्रिटेन को ऑयल और गैस के कंट्रोल का पता चल जाता है, और इस बीच में जब लड़ाई चल रही होती है ना, तो 1915 से 17 के बीच में सैकड़ों बार बुरी तरीके से इस्लामाइजेशन की वजह से खूब सारे जेनोसाइड होते हैं। कभी अजायरियन जेनोसाइड होता है, अर्मेनियन जेनोसाइड 1915 से 17 के बीच में होता है, और इस प्रकार से बुरी तरीके से बॉर्डर्स को कंट्रोल किया जाता है और धीरे धीरे अपनी ताकत बनाई जाती है। ऑटोमन का गिरना, ऑटोमन इधर से गिरता है, दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इधर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करना शुरू कर देती है, तो ब्रिटिश के कंट्रोल में आने के बाद कज़ार डायनेस्टी का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रज़ा खान। अब कज़ार डायनेस्टी जो होती है वो अपने आप में धीरे धीरे सेक्युलर होती जा रही होती है। सेक्युलर यानी मोनार्की सिस्टम चलाना चाहती है। मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है कि भाई वही डेमोक्रेसी का तरह का सिस्टम, जिसके अंदर गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सारा सिस्टम हो, तो ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है। अब ऐसा सिस्टम बनाने की जब कोशिश होती है तो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आने लग जाते हैं। उस परिस्थिति के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पास नहीं किया जाता है कज़ार डायनेस्टी के द्वारा। उस समय का जो सेना का जो आर्मी चीफ होता है रज़ा खान, ये सीधा कांटेक्ट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से और कहता है कि मुझे बस तुम यहाँ पे राजा बना दो, मैं तुम्हें सब कुछ फ्री दूंगा, सब कुछ मतलब सारे राइट्स दे दूंगा। अब क्या होता है, इस रज़ा खान पर सरकार ट्रस्ट कर लेती है। ट्रस्ट करने के बाद रज़ा शाह नाम से बना देती है, यानी जो भी राजा होता है उसे शाह के नाम से जाना जाता है। और ये रज़ा शाह जो होता है ये पहलावी डायनेस्टी का पहला शासक बनता है। पहलावी डायनेस्टी का शासक बनता है
पूरी मेहनत चलती है और धीरे से आर्मी का सपोर्ट लेकर पूरी की पूरी कजार डायनेस्टी को क्या कर दिया जाता है, कूप कर दिया जाता है। कूप का मतलब ओवरटर्न कर दिया जाता है। यहां पर कजार डायनेस्टी होती है समाप्त। एक तरफ राजा ऑटोमन ने बहुत तगड़ा रोल बनाया होता है, बहुत बड़ा राज्य बनाया होता है, और इधर रेवोल्यूशन होता है, बदलाव होता है, और कोई भी देश जो था गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं चलाना चाहता था। उनका मानना था कि गवर्नमेंट का सिस्टम चलेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, इसीलिए यहां पर पूरे की पूरी डायनेस्टी को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया जाता है। इस बीच में शिया जो कानून होता है, ध्यान दीजिएगा, शिया इस्लाम को जब कजार डायनेस्टी होते हैं तो शिया इस्लाम जो होता है ये बेसिकली ऑफिशियल रिलीजन होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकदम पावर होती है यहां पर, तो इनको पूरे के पूरे वैल्यूज मिलते हैं। यानी कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कजार डायनेस्टी के अंदर सबसे पहला राजा बनता है, कौन बनता है यहाँ पे, रजा खान। अब रजा खान जो होता है उस समय के अंदर ईरान के अंदर जितना भी तेल निकलता है, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। रजा खान जो होता है ईरान में जब तेल निकलता है, ये ईरान में तेल निकलता है तो ब्रिटेन को फुल कंट्रोल दे देता है। ब्रिटेन को कंट्रोल देने के बाद में तेजी से बदलाव आने लग जाते हैं। रजा खान जो होता है पूरी तरीके से कंट्रोल करने लग जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। कजार डायनेस्टी का तख्ता पलट करके डिक्टेटर बनता है सीधा, और डिक्टेटर बनने के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधा कंट्रोल मिल जाता है तो एक लंबा अरसा चलता जाता है पहलाव डायनेस्टी का। पहलाव डायनेस्टी जो चलती है 1921 से 1979 तक चलती है। दो ही राजा बनते हैं इसके अंदर, पहला उसका पिता, दूसरा उसका बेटा, यानी कि रजा खान के बाद उसका बेटा ही बनता है और कोई इसमें राजा नहीं बन पाता। 1921 के बाद से अपनी ब्रूटल जो इनकी नीतियां थी वो चल रही होती हैं। इसी बीच में ये जो है उलेमा रूल, कजार डायनेस्टी उलेमा रूल को फॉलो करती है, लेकिन पहलाव डायनेस्टी जो आती है यानी कि रजा खान जो आता है उलेमा रूल का विरोध करता है, उसका सपोर्ट नहीं करता, और छोटे मोटे जो विद्रोह होते हैं उनको पूरी तरीके से दबा कर रखता है। जब इन रूल्स के अंदर इनको दबाया जाता है बुरी तरीके से, तो रजा खान जो होता है एक बहुत क्रूअल डिक्टेटर बन जाता है। क्रूअल डिक्टेटर बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ जाता है, यानी कि उसके बेटे के राजा बनने का टाइम पास आ जाता है। अब क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पास आ जाता है। रजा खान जो होता है वो देखने लगता है कि यार सारा का सारा ऑयल से या गैसेस से जो अर्निंग हो रही है वो ब्रिटिश पेट्रोलियम की हो रही है, जो उस टाइम पीरियड के अंदर क्या कहलाते थे, उस टाइम पीरियड के अंदर जाहिर सी बात है इनके अंदर काम करते थे। तो ये जो सारा का सारा ऑयल होता है ये सारा का सारा ब्रिटेन कमा रहा होता है, पैसा कमा रहा होता है। तो ब्रिटेन के जो बेनिफिट्स को देखकर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के बेनिफिट्स को देखकर रजा खान के दिमाग में आती है अपने देश के डेवलपमेंट को क्यों ना किया जाए, क्यों ना अपने देश में बदलाव किए जाए, इंप्रूवमेंट किए जाए। उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने देश में बदलाव लाने का डिसीजन लिया, और बदलाव लाए तो कैसे लाए कि ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने क्या किया, जो रजा खान थे उसने डायरेक्ट रजा खान ने कांटेक्ट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर से। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलने लगा कि यूएसएसआर से कनेक्शन हो रहे हैं और उन्हें लगा कि रजा खान किसी भी तरीके से रूल टर्न करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को एरिया में भगा देगा और यूएसएसआर को ले आएगा, और इस बड़े नुकसान को यानी ऑयल और गैस को हाथ से जाता हुआ देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहती थी कि रजा खान का कनेक्शन जो बने यूएसएसआर से ज्यादा बने। इस परिस्थिति के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, नियम बदल देती है, तख्ता पलट कर देती है, और 1941 का समय होता है। 1941 के समय के अंदर बदलाव आता है। बदलाव कैसे आता है, एक तरफ जो होता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर 1941 में नाजी जर्मनी लॉन्च करती है बारबारोसा और इन्वेड करती है सोवियत यूनियन में, ब्रेक करती है रिलेशनशिप पैक्ट को, और इससे क्या होता है कि काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ईरान पर फर्क पड़ता है। तो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद में एंग्लो सोवियत इन्वेजन जो होता है वो ईरान में बढ़ने लगता है। रजा शाह के लड़के को फोर्स किया जाता है, मोहम्मद रजा पहलवी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि अब तुम्हारा
और क्या बनने का समय आ गया, डिक्टेटर बनने का समय आ गया। अब इसे यहां पर डिक्टेटर बना दिया जाता है क्योंकि पिता के कनेक्शन जो थे यूएसएसआर से बनते चले जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी फोकस कर रहा होता है इन दोनों की एक्टिविटीज को, और उसमें अमेरिका भी खुद कूदना चाहता है कि किसी भी तरीके से इन्हें क्या मिल जाए, अमेरिका को सपोर्ट मिल जाए। देखिए, फ्री का सामान मिलने की परिस्थिति में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो पीछे हटेगा। वो क्या चाहेगा कि भाई हमें ये मिल जाए। 1941 के अंदर 1941 के अंदर रजा खान को हटाकर उसके बेटे को बनाया जाता है। इनका जो बेटा ये रहा, इसकी जो बात करें तो 1941 से 1979 तक ये लास्ट रूलर रहता है। लास्ट रूलर इन द सेंस कहना मतलब बीच में इसके पिता को वापस लाया जाता है, लेकिन ये दो ही व्यक्ति रहते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आता। आपस में काफी सारे जो कंडीशंस लगाई जाती हैं, इनको राजा बना दिया जाता है। राजा बनाने के बाद ये आते के साथ फिर से वही करते हैं जो इनके पिता ने किया होता है कि इनको राज मिल जाता है और अपने पिता की तरह ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर से पूरा रूल दे देते हैं। रूल देने के बाद अब तक कोई समस्या नहीं आती है, अब तक किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आता जिससे रेवोल्यूशन क्रिएट हो। रेवोल्यूशन क्रिएट हो अब तक का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब यहां पर शाह पहलवी मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। अब धीरे धीरे पहला बदलाव, जो बेटा आता है वो देश की परिस्थिति को देखता है, देखने के बाद संविधान में बदलाव करता है और धीरे धीरे डेमोक्रेसी के कुछ नियमों को, पूरा डेमोक्रेसी नहीं क्योंकि मुस्लिम देश है, इस्लामाइजेशन है तो पॉसिबल नहीं, कुछ नियमों को डेमोक्रेसी के ऑप्ट करना लग जाता है। ऑप्ट करता है, ऑप्ट करने के बाद धीरे धीरे देश के अंदर एजुकेशन के सिस्टम को बढ़ाता है। एजुकेशन के सिस्टम को बढ़ाने के बाद दूसरा क्या करता है दूसरा ये करता है कि ऑयल के कंट्रोल जो होते हैं उसको देखकर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय में ये पूरी तरीके से पपेट होता है ना, तो ईरान के अंदर वेस्टर्न कल्चर आने लग जाता है। वेस्टर्न कल्चर का मतलब औरतों के साथ बराबर के अधिकार, उनको पढ़ाना लिखाना, वोट डालने के अधिकार, ऐसी चीजें बढ़ने लग जाती हैं। अब ऐसी चीजें बढ़ती हैं तो इस्लाम धर्म में ये चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती। तीसरी चीज के बाद चौथा चीज क्या करता है, ये अपना पीएम अपनी मर्जी से घोषित कर देता है। अब जो ये बंदा आता है, बहुत जबरदस्त बंदा आता है, इसका नाम होता है मोसादेग और शाह मोहम्मद रजा पहलवी, इन दोनों की बड़ी जबरदस्त जोड़ी बन जाती है। इतनी जबरदस्त जोड़ी बनती है कि ये पूरे ईरान की शक्ल बदल देते अगर परिस्थितियां इनके साथ रहती, कंट्रोल में रहती और ये व्यक्ति ना होता, यानी कि रुहोल्लाह खोमेनी नहीं होता तो पूरे देश में परिस्थिति बदल जाती। खैर, मोहम्मद मोसाद को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर बनते के साथ ही सबसे पहला काम ये उसी तेल पर अटैक करता है जिस पर ब्रिटिश का बहुत जबरदस्त रूल होता है। ब्रिटिश के रूल को हटाकर ये पूरी ताकत से क्या कर देते हैं, उस तेल को नेशनलाइज्ड इंडियन या इरानियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री बना देते हैं और ऑयल रिजर्व खोल देते हैं कि भैया जाओ विदेशों में बेचो और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। अब 1953 के अंदर 51 में लाया होता है, 53 में कूप हो जाता है। इसमें अमेरिका का इंट्रूजन बढ़ जाता है, अमेरिकन गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और कोल्ड वॉर छिड़ी हुई होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाती है, कोल्ड वॉर होती है। काफी सारे के सारी जगहों पर बैन होते हैं, लेकिन बैन के बावजूद ये अपनी तेल की परिस्थिति और गैस की परिस्थितियों में विजय पा लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जब ये शाह जो था आफ्टर द कूप, इनके पिता यानी कि पहला रजा पहलवी के पिता जो थे दोबारा से शाह बना दिए जाते हैं। शाह यानी कि दोबारा से राजा बना दिए जाते हैं। राजा बनने के बाद में कोशिश क्या की जाती है, राजा बना दिया जाता है इनके पिता को राजा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल खत्म हो जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्टेबल रहे इसीलिए पिता आते हैं और पिता आते के साथ ही दोबारा से अब वही रूल लागू हो जाता है। लेकिन इनके जो संबंध है इस बार यूएसएसआर से नहीं, इस बार अमेरिका से स्ट्रांग होने लग जाते हैं। अमेरिका से और अलग अलग देशों से इनके रूल्स और रेगुलेशंस स्ट्रांग बनने लग जाते हैं। रूल रेगुलेशन स्ट्रांग बनते हैं, ये क्या करते हैं, बुरी तरीके से विरोधियों को अब तोड़ना शुरू कर देते हैं। जो विद्रोह या विरोध करते हैं उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब बहुत बढ़िया डिक्टेटर की तरह ये रूल चल रहा होता है, सपोर्ट पीएम का होता है और पूरे देश के अंदर वही हो रहा होता है जो ये खुद चाहते हैं। अब जो आता है एक रेडिकल मुस्लिम क्लरिक जो है बंदा, जो एक्टिव क्रिटिक था गवर्नमेंट का, जिसे हम कहते हैं खोमेनी, इनका
इंट्रोडक्शन आता है, इनका इंट्रोड्यूस होता है। ये अपने देश के अंदर देखते हैं परिस्थितियों को। अब आयतुल्ला रोहुल्लाह खोमेनी जो है एक रिलीजियस लीडर होते हैं। अब ये बार बार देखते हैं कि अपने ईरान के अंदर मुस्लिम जो इस्लामाइजेशन उसको खत्म किया जा रहा है, पाश्चात्य कल्चर लाया जा रहा है, जिसके ये पूरे खिलाफ थे। औरतों को अधिकार मिल रहे थे वोट डालने के, इलेक्शंस में खड़े होने के, पावर जो थी वो बट रही थी, जहां पर डिक्टेटरशिप थी वो बट रही थी, एकाधिकार खत्म हो रहा था, नया संविधान बार बार जो था संविधान में नए बदलाव लाए जा रहे थे। इस बात से ये बहुत परेशान थे। ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम को दबाया जाए और इस्लाम के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाए। अब प्रॉब्लम बढ़ी, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि खत्म हुई। 1963 की बात आई, 1963 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जम के प्रोटेस्ट किया शाह के खिलाफ। शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, गीत बनाए, पोएम बनाई, बच्चों की एजुकेशन के अंदर लाया गया, स्प्रेड होने लगा, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग इनको फॉलो करने लगे। समझ में आने लगा कि जो आयतुल्ला खान है, ये खोमेनी है, ये जो इस्लाम को है बचाने की कोशिश में है। अब प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, यहां से ये प्रचार करते हैं। प्रचार करने के दौरान इन्हें पकड़ लिया जाता है 64 में, 18 महीने के लिए 63 में पकड़ा जाता है, 18 महीने के लिए इन्हें सजा दी जाती है। सजा देने के बाद इन्हें ये अंदर ही अंदर माफी मांग लेते हैं। माफी जब मांगते हैं तो माफी मांगने के बाद इन्हें एग्जाइल यानी वनवास दे दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम हमारे देश में नहीं रहोगे, तुम यहां से इराक चले जाओगे। इस बंदे का रोल बहुत जबरदस्त होता है दोस्तों। ईरान से इराक भेजा जाता है, हालांकि सद्दाम हुसैन का समय होता है। इराक भेजने के बाद भी ये वहां पर फिर से शिया लोगों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके फिर से बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल लीडर बन जाता है। कुछ ही समय के अंदर उतनी ही पॉपुलैरिटी गेन करने लग जाता है। तो ईरान पर फिर से इराक जो है, इराक पर ईरान दबाव बनाता है और इसको यहां से भी भागने पर मजबूर कर देता है और इसे फ्रांस भगा देता है। इस बीच के अंदर अब ध्यान दीजिए, इस जो आयतुल्ला खान है इनकी बात सुनते हैं तो ईरान में इनका बहुत तगड़ा होल्ड हो चुका था, भगाया गया। इराक में भी बहुत तगड़ा होल्ड हो गया, इधर से भगाया गया। अब इन्हें फ्रांस भेजा गया। इस बीच में ये वहां पर अपनी पावर को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने लगे और ईरान के अंदर जो थी बदलाव की कोशिश करने लगे। अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खुलकर विरोध किया था, किसका? प्राइम मिनिस्टर का और शाह का। इस बीच में ऑयल के नाम पर काफी मार्केटिंग हो रही थी। बाजार में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मंदी आ गई थी। इन्फ्लेशन आने के बाद में देश में भुखमरी आने लगी, रिसेशन आने लगे, आर्थिक संकट दिखाई देने लगा। आर्थिक संकट जब दिखाई देने लगा तो भूखे मरते लोगों की जो डिमांड थी वो सरकार से बढ़ती जा रही थी। अब सरकार के विरोध में कई सारी परिस्थितियां इकट्ठी हो रही थी। पहली परिस्थिति क्या थी कि सरकार से जब बेसिकली अकाल के दौरान डिमांड की गई तो सरकार ने दिखाया इन्फ्लेशन यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी पैसा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट दिखाया गया ईरान ने कि पैसा नहीं है। एक तरफ जो गवर्नमेंट थी हम कहती है कि हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, ऑयल से ये डेवलपमेंट होंगी वो डेवलपमेंट होंगी, यानी उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन दिखाया। तो लोगों को सीधा एक शक गया, क्या शक गया? कि गवर्नमेंट करप्ट है, यानी गवर्नमेंट जो है करप्ट होना माना गया कि सरकार जो है बेईमान है, सारा पैसा खा गई, यानी ये सबसे पहला लांछन लगाया गया। हालांकि सरकार ने यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर उठाए, लेकिन आम जनता को वो चीजें दिखाई नहीं दी। दूसरी चीज ये थी कि अमेरिका जो था काफी सारे डिसीजंस के अंदर जो था ईरान पर दबाव बनाने लग गया था और ईरान का जो उस समय का शाह था वो किसी भी तरीके से अमेरिका को विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि सारी की सारी पावर थी अमेरिका की तरफ से आ रही थी। और तीसरी प्रॉब्लम यह थी कि जो ऑयल जो बेचा जा रहा था, ऑयल बेचने के बाद में भी जो बेनिफिट है वो गरीबों को नहीं मिल रहा था। बेनिफिट जो है वो गरीबों को नहीं मिल पा रहा था। अब बेनिफिट गरीबों को नहीं मिल पा रहा था, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। चौथी समस्या जो आ रही थी दोस्तों वो थी इनकी सोशियो रिलीजियस। सोशियो रिलीजियस का मतलब होता है
कि देश में वही वाली बात आ गई ना कि ये धीरे धीरे जो थे अंग्रेज बनते जा रहे थे और अंग्रेज बनने की वजह से भी दिक्कतें आ रही थी और लोगों को लगने लग गया था कि अमेरिका फिर से धीरे धीरे इनको गुलाम बना लेगा। किसको? ईरान को गुलाम बना लेगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जो शाह जो है वो ज्यादा अमेरिका के साथ संबंध बनाए। अब परिस्थिति बदल रही थी। हालांकि शाह जो था उस समय में, ईमानदारी की बात तो ये थी कि वो राज्य में बदलाव ला रहा था, लेकिन वो बदलाव जो थे वो दिखाई लोगों को नहीं दे रहे थे, जिस वजह से समस्या थी। अब आउटब्रेक शुरू होने का समय आता है। अब यहां पर दुश्मनी के कारण क्या थे, अब ध्यान से सुन लीजिए। दुश्मनी के जो कारण थे वो कई बन चुके थे। कारण नंबर एक, पहला नंबर कारण जो बनता है, क्या था कारण कि दोस्तों एक तरफ जो था शाह का बेटा मर चुका था। एक तरफ शाह का बेटा मर चुका था और जो शाह का बेटा मरा था वो किन परिस्थितियों में मरा था? बोला गया था कि इधर से मरवाया गया है बेटे को। अब क्या था, प्रॉब्लम आई कि शाह के बेटे को मरवा दिया गया। एक तरफ शाह का बेटा मरा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जो थी बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद में धीरे धीरे जो शाह की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ शोर मचाना शुरू कर चुकी थी। इधर जो शाह के अपोजिटर्स थे, कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट के बाद जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो धीरे धीरे विरोध कर रही थी। चौथा सबसे बड़ा कारण था यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोग पढ़ रहे थे लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही थी। अब नौकरियां नहीं मिल रही थी, इस वजह से लोग जो थे सरकार का विरोध करने लग चुके थे। आम जनता जो थी बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी सरकार से और ढंग से सरकार जो थी शाह की गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही थी। तो अब क्या हुआ, विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह शुरू हुआ तो बहुत तेजी से विद्रोह स्टार्ट हुआ। लोग रोडों पर इकट्ठे होने लगे, गवर्नमेंट का विरोध करने लगे। इस विरोध के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सख्त कदम उठाए, आर्मी भेजी और इस विद्रोह को बुरी तरीके से दबा दिया। विद्रोह को दबाया कहा जाता है, इसके अंदर कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग मारे गए। मरने के बाद में इधर से विद्रोह को, सरकार को लगा विद्रोह दब गया। सरकार ने क्या किया, एक तरफ बहुत तेजी से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी जो खमीनी के सपोर्ट में थी और खमीनी के सपोर्ट के बाद में शाह का विद्रोह कर रही थी, उनको उठाकर बैन करना शुरू कर दिया। दबा के बैन किया, बंद किया, टॉर्चर किया, पीटा गया, कुछ को मारा गया। दूसरा पॉइंट यह था कि शाह की डिक्टेटरशिप इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि न्यूज मीडिया पर पूरी तरीके से कंट्रोल लगाए जाने लगे, सेंसरशिप इंपोज कर दी गई। कोई भी न्यूज चैनल जो था अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, कोई भी नियम ऐसा नहीं होगा जो सरकार के अपोज में बनाया जाएगा। डर था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, इस वजह से सारे न्यूज चैनल्स पर बैन लगाए गए खबर से रिलेटेड। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को मैंने बताया बंद किया गया, पीटा गया और इस बीच के अंदर बहुत जबरदस्त कूप होने लगे कि भाई दबा के बदलाव के प्रोटेस्ट की लड़ाइयां हो रही तो इन्हें बंद करो। अक्टूबर 1977 को प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट वर्कर फॉलोअर्स गैदर हो जाते हैं रोड पर फिर से। अब जो लड़ाई होती है यहां पर एक्चुअल झगड़ा स्टार्ट होता है 7 जनवरी 1978 को। 7 जनवरी 1978 को क्या होता है, ये बड़ा तगड़ा झगड़ा होता है, बहुत शानदार तरीके से होता है दोस्तों। इस झगड़े की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि 2 मरते हैं, 200 सपोर्ट करने आते थे, 200 मरते थे, 400 सपोर्ट करने आते थे, 400 पर बुलेट मारी जाती थी, रबड़ बुलेट मारी जाती थी, 800 खड़े हो जाते थे और ये गिनती जो थी बढ़ती जा रही थी और लोगों का गुस्सा कम होने की जगह बढ़ता जा रहा था। अब सरकार की गिरने का नंबर आ चुका था। 78 के दौरान जितने भी रिलीजियस सेंटीमेंट से स्टूडेंट्स का विद्रोह था, एजुकेशन मिलने के बाद जॉब ना मिलना, पॉवर्टी, इकोनॉमिक रिसेशन और पता नहीं क्या क्या, करप्शन से रिलेटेड सारी बातें इकट्ठी हो चुकी थी और 1978 में खोमेनी देश में नहीं था, फिर भी विद्रोह स्टार्ट हुआ। अब विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, विद्रोह एकदम से तब स्टार्ट हुआ जब एक अखबार के अंदर जो इनके धर्म गुरु थे अमातुल्लाह खोमेनी जो थे, इस खोमेनी को क्या किया,
अब इधर आयतुल्ला खुमैनी के बारे में सरकार ने जानकर उसकी बेइज्जती करते हुए कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स लिखे। अब कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स लिखे, उसके नाम के आगे कुछ स्यूडोनियम्स लगा दिए, नाम बिगाड़ दिया और उसकी बेइज्जती की गई। अब इस बात से दंगे भड़क गए। अब ये भीड़ देख रहे हैं आप सारी की सारी, ये भीड़ सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है रोड पर, सैकड़ों नहीं लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इस बेइज्जती का विद्रोह करते हैं बुरी तरीके से। कोई उम्मीद नहीं होती है शाह को कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है, लेकिन पंगेबाजी बढ़ जाती है, पंगेबाजी बढ़ती है इधर से, और पंगेबाजी बढ़ने के बाद लोग विद्रोह में उतर जाते हैं। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है। बीच में काफी सारी बातें करने की कोशिश की जाती है कि इस नियम को भड़कने से, इस दंगों को भड़कने से रोका जाए, लेकिन स्टूडेंट्स का विद्रोह जो था ये एक दिन का नहीं था, ये पिछले 10 सालों से उमड़ने वाला रोष था जो बढ़ता जा रहा था। गरीबों के वर्कर्स का दुख था जो बढ़ता जा रहा था, फेमाइन में, भुखमरी के अंदर, हेल्थ परिस्थितियों बिगड़ने की वजह से था। मार्शल लॉ इंपोज किया गया सरकार के द्वारा। अब सीधी सी बात है कि भैया जो रोड पर दिखाई दे उसे मार दो। पुलिस का क्लैश हुआ, सरकारी रिकॉर्ड थे 7 लोग मारे गए, नॉन सरकारी जो थे उसमें 500 लोग मारे गए, और कहा जाता हजारों लोगों को कैजुअलिटी आई, यानी 500 लोग मारे गए और हजारों लोग कैजुअलिटी में आए। अब सरकार को लगा कि ये विद्रोह दब जाएगा, लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही ये विद्रोह पे बम मारे गए, गोलियां मारी गई, आंसू गैस फाड़े गए, लोग इकट्ठे होने लग गए, सारी पॉलिटिकल पार्टी सब एक साथ होने लग गई। लीडर्स एक तरफ थे, बंद थे, लेकिन लीडर्स के सपोर्टर्स और जो और लोग थे इकट्ठे करने लगे, और इसको इतना विशाल काय बना दिया कि जो स्टूडेंट्स की जो डेथ हुई थी ना, उसने हर आदमी को रोड पर ला दिया। पहले तो ये एक शहर में हो रहा था, अब ये 55 शहरों तक पहुंच गया। 55 शहरों तक इधर से दिक्कतें बढ़ती गई। 55 शहरों में जो रोष था इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग मरने मारने को उतारू हो गए, और दिक्कत इतनी ज्यादा कि अब ये कंट्रोल से बाहर हो गया। इस परिस्थिति में सरकार का रिएक्शन आया। सरकार समझ गई कि अब इनको मारना पॉसिबल नहीं है, इनको रोकना पड़ेगा। इनको रोकने के लिए सरकार ने काफी सारे तरीके अपनाने की कोशिश करी, बैकफायर किया, बातचीत पे आ गए। बातचीत पे आने के बाद रेवोल्यूशनरी से डिसीजन लेने की बात करी, सभी को रिड्यूस करने की बात करी कि हम करप्शन कम कर देंगे, हम इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करेंगे, और हर वो वादे किए गए जिससे सरकार और जनता शांत हो जाए। मिलिट्री को हटा दिया जाएगा। प्रोटेस्टर्स फिर भी इस बात को नहीं मान रहे थे। मिलिट्री को पीछे लाने के लिए इन्होंने जो तरीके अपनाए, सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी जिससे आर्म्स नहीं चलाने थे, हथियार नहीं चलाने थे, लेकिन फिर भी इन्हें क्या करना था, शांति बितानी थी। ये शांति लाना पॉसिबल था नहीं, इनको कोई ट्रेनिंग तो मिली नहीं हुई थी, और ये जो फोर्सेस ही सामने से लड़ाई होती थी, लोग पत्थर मारते थे और ये बदल के फिर गोलियां मारते थे। तो इस प्रकार से ये झगड़ा जो था किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं था। अब शाह ने लोगों को दिखाने के लिए अपने काफी सारे ऑफिशियल्स को फायर कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, जो बेईमान थे उनको डिसमिस कर दिया। सरकार में तेजी से बदलाव आने लग गए, और जो ब्लेम से उनको एक्सेप्ट किया जाने लगा और तेजी से बदलाव आने लगे। रबड़ बुलेट्स मारी जाने लगी ताकि लोग मरे ना, लेकिन सरकार के इस रिएक्शन से ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। इधर से सरकार का जो भी एक्शन था, वो एक्शन जो था वो नेगेटिव होता जा रहा था। काम सरकार अच्छे कर रही थी सरकार के, लेकिन काम पसंद नहीं आ रहे थे। अब आता है पॉइंट, यहां से सबसे बड़ा पॉइंट, कि लोगों का सबसे बड़ा पॉइंट था कि डिक्टेटर जो रजा शाह है उसको हटाना। नसीब बदलता है लोगों का और समय बदलता है शाह का। 16 दिसंबर 1979 को शाह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जबकि वो कैंसर से बीत रहा था, कैंसर से जूझ रहा था, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शाह जो होता है अमेरिका निकल जाता है। शाह के अमेरिका जाने पर लोग बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये डर कर भागा है, और ऑलरेडी इस पर ब्लेम था कि ये पूरा का पूरा सब कुछ अमेरिका को ही दे देगा, तो अमेरिका का जासूस है, ये है वो है। तो ये जो बातें थी ये प्रूव हो गई और वो अमेरिका चला गया। 1979 दिसंबर को यहां
से वो जाता है। जाने के कुछ ही समय बाद खोमेनी जो थे बहुत लंबे अरसे बाद अपने देश में वापस आ जाते हैं। अपने देश में जब वापस आते हैं तो लोग लाखों की तादाद में इनका वेलकम करते हैं, इनका स्वागत करते हैं और लाकर इन्हें फिर से पूरी सरकार का रूलर बना देते हैं। रूलर बनाने के बाद जो जो विद्रोह में थे, जो जो डेमोक्रेसी चाहते थे, जो जो चाहते थे देश में डेवलपमेंट हो, वेस्टर्न कल्चर आए, उनको ये बुरी तरह से ये भी आते के साथ ही वही डिक्टेटर वाला नियम अपनाते हैं और उनको ये क्या करते हैं, बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, खत्म कर देते हैं और डिसीजन लेते हैं अपने आने के बाद कि भाई 4 महीने बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन करवाने के नाम पर एक ही पार्टी होती है, दूसरी कोई पार्टी होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनको 69% से 98% वोट मिलता है। 69% से 98% क्योंकि उस समय में सारे के सारे वोट तो डालते नहीं थे, जितने वोट डालते थे उसके अनुसार 98% और वैसे जो टोटल वोटिंग होती है उसमें देश के अनुसार 69% वोट गिरते हैं और ये जीत जाते हैं। अब इन्होंने सारा का सारा सिस्टम बनाते हैं कि भाई हमारे सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट भी होगी, प्रेसिडेंट भी होगा और इलेक्शंस भी होंगे, लेकिन इन सबसे ऊपर सुप्रीम पावर होगी जो ऑब्वियसली खोमेनी की होगी और इसके पास कोई भी रिक्रूट करने की पावर होगी, किसी को हटाने की पावर होगी, किसी को एड ऑन करने की पावर होगी। सरकार से ऊपर डिसीजन जो होगा ये सुप्रीम लीडर का माना जाएगा। इन्होंने आते के साथ ही फिर से शिया को एक नेशनल रिलीजन के तौर पर सबसे ज्यादा महत्वता दी और पूरा का पूरा इस्लामिक रिजर्व जो रेवोल्यूशनरी गार्ड से वो बनाए, एक टीम बनाई जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने उस टीम को गठन किया कि किसी भी तरीके से देश में संविधान को गिरने नहीं देना है। इसके बाद जो शाह था शांत हो जाता है, यानी कि नया शाह जो बनता है वो खोमेनी बनता है। उसके बाद सारी शांति आने के आसार होते हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी खत्म नहीं होता है। लोग क्या चाहते हैं कि जो शाह रजा शाह जो है इस समय अमेरिका के अंदर उसको वापस लाया जाए। अब वापस लाने के लिए अमेरिका से बार बार डिमांड होती है, अमेरिकन इस डिमांड को ध्यान नहीं देते। कोई बात नहीं, एम्बेसी के 52 डिप्लोमेट्स और स्टाफ को यानी एम्बेसी के लोगों को ही यहाँ के स्टूडेंट्स भड़क कर कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद क्या करते हैं, उन्हें अपने कब्जे में करते हैं। ये कब्जा 444 दिन तक रहता है, हॉस्टेज रहता है। इस बीच में काफी वार्तालाप होती है, ईरान के जो खोमेनी है इनसे, रिलीजियस गुरु और गवर्नमेंट से काफी बातचीत होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर पाती। 1980 में शाह मर जाता है। शाह के मरने के बाद तो उनकी डिमांड जो थी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। डिमांड खत्म होते के साथ ही पीस ट्रीटी साइन की जाती है अल्जीरिया के अंदर और इन होस्टेजेस को रिहा करवाया जाता है। अब इस पर जैसे ही बात आती है, ये अमेरिका यूएनओ के सामने मैटर लेकर जाता है और मैटर लेने के बाद 35 साल तक रुला देता है ईरान को और किसी भी प्रकार से ट्रीटी नहीं करने देता कि तुम इसके साथ कोई व्यापार नहीं करोगे। ईरान जो था धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के सामने एक टेररिस्ट कंट्री बन चुका होता है, एक तरीके से ऐसा कंट्री बन चुका होता है जो सभी देशों की आंखों में खटकने लग चुका होता है। 35 साल तक दोस्तों इकोनॉमिक सैंक्शन रखते हैं और 35 साल के अंदर ये अपने जब ये सैंक्शंस हटते हैं तब जब ये सारे न्यूक्लियर टेस्ट को बंद कर देता है। न्यूक्लियर टेस्ट को बंद करने के बाद में सारी रणनीतियों को फॉलो करता है जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाई जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, समय परिवर्तित होता है और आगे यही सेक्शंस के बीच में ईरान और इराक की लड़ाई भी होती है। ऑब्वियसली वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। इस बीच में हमने सारे के सारे वो पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें पूरा का पूरा लड़ाई हुआ। अब हमारे पास एक पॉइंट पेंडिंग रह जाता है कि इस इतने बड़े रेवोल्यूशन से जो इतने लंबे साल चला, इतना लंबा रेवोल्यूशन हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुए। सबसे पहला बेनिफिट हुआ कि भाई ये सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि ईरान में लोग नहीं चाहते थे कि अमेरिका, ब्रिटेन या यूएसएसआर का घुसपैठ हो, यानी दोबारा से उनका डोमिनियन बने, कोई डोमेन बने। तो ऑब्वियसली इस परिस्थिति में ये कामयाब हो जाते हैं और अपनी डोमिनियन रखते हैं ईरान के ऊपर। अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं आ पाता है। ये सबसे बड़ी जीत होती है इस रेवोल्यूशन की, जिसके अंदर क्या होता है, इस रेवोल्यूशन में आराम से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी डिमांड होती है कि ऑयल कंपनी, ऑयल रिजर्व्स पर और गैस के रिजर्व्स पर ईरान का कंट्रोल हो। तो वैसा ही होता है, इस
रेवोल्यूशन के अंदर जितने भी कंट्रीज होते हैं जो जबरदस्ती का प्रेशर बनाकर रखते हैं वे सारे भाग जाते हैं और पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है ईरान के हाथ में आ जाता है। तीसरी प्रॉब्लम जो होती है, जो डिमांड होती है कि भाई यहां पर इस्लामाइजेशन होना चाहिए, तो इस्लामाइजेशन के लिए इन्होंने रेवोल्यूशन किए और बाद में जीत जाते हैं और इस्लामाइजेशन लागू हो जाता है। चौथी परिस्थिति के बाद पांचवी परिस्थिति थी कि इनको प्रॉब्लम क्या थी, महिलाओं को अधिकार नहीं देने, तो इस्लामाइजेशन आने के बाद वो अधिकार भी खत्म हो जाते हैं, तो इस पर भी इनकी जीत होती है। तो इस प्रकार से जो इनका जो रेवोल्यूशन होता है, बिना टेरराइज किए, बिना आर्म्स लिए, बिना हथियार लिए यहां की जनता पूरी तरीके से अपनी डिमांड्स को पूरा कर लेती है। हालांकि इनकी डिमांड्स में जो करप्ट लीडर्स हैं वो तो पहले ही हटाए जा चुके होते हैं, नए लीडर्स आते हैं तो उनके बारे में ऐसा कुछ होता नहीं कि करप्शन है, तो यहां भी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। अब ऑयल का पैसा गरीबों को मिले या ना मिले, ये एकदम से कोई चेंजेस आए नहीं थे, तो ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं थी। चौथा था शाह की डिक्टेटरशिप से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, पॉलिटिकल लीडर्स को बंद कर देना और अपनी बातों को प्रूव करने की हिम्मत ना होना, इस पर भी इस रेवोल्यूशन से जीत होती है। तो टोटल कहने का मतलब यह कि यह रेवोल्यूशन पूरी तरीके से कामयाब साबित होता है, जीत घोषित होती है। हाँ, लास्ट का जो इंसिडेंट होता है जिसमें अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, उस परिस्थिति के अंदर इनकी इमेज खराब होती है, जिसे 35 साल तक के लिए इन पर सैंक्शंस लगते हैं। खैर, इसके अलावा ये जो रेवोल्यूशन होता है पूरी तरीके से कामयाब होता है। तो आज हमारा जो ईरानियन रेवोल्यूशन है पूरा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फर्दर ईरान और इराक की नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, आगे मिलते हैं।